इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। अभी व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड होता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन ये मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड होता है। क्या दिया है देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, डायरी प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री। अभी डायरी क्या है, मिल्क से रिलेटेड होता है, सही ऑप्शन क्या है, ये डायरी प्रोडक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इन चाइना अंदर किसके अंदर में पीजेंट्स वेर प्रोवाइडेड विद वूल्ड लैंड टू क्रिएट लार्जर फील्ड्स दैट कुड यील्ड ग्रेटर आउटपुट एंड दिस शेड फ्रॉम इम्प्लीमेंट्स। अभी फार्मर को जो पूल लैंड दिया गया है, ये कौन सा, ये या तो कौन सा सिस्टम के अंदर में होता है, ये क्या होता है, कम्यून सिस्टम के अंदर में होता है। अभी ये दिया हुआ है ऑप्शन बी, कम्यून सिस्टम। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को देख के वो आंसर देना। अभी डायग्राम में इसमें दिया हुआ है, डायग्राम में क्या है, ये एक मार्केट है, तो एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए, लोग वहाँ से जाके खरीद रहे दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा मार्केट है, ये डायग्राम से क्लियरली पता चल रही है। ऑब्वियसली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं हो सकता, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये रेगुलेटेड मार्केट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, माओ इनिशिएटेड द GLF दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट इन द ईयर। कौन सा ईयर में GLF को क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था, ये माओ जेडोंग के द्वारा। इसमें ऑब्वियसली क्या हुआ, 1958 है, ये मोदी इजी क्वेश्चन है, 1958। फिर अभी ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, अभी देखते हैं ये क्या है। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन में असर्शन क्या दिया हुआ है, द ईयर 1921 इज कॉल्ड एज द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड। यस, 1921 को ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड बोला जाता है। फिर रीजन क्या दिया है, आफ्टर द ईयर 1921 इंडिया एक्सपीरियंसेस शार्प राइज इन इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यस, इसलिए 1921 को ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड बोला जाता है। दैट मीन्स क्या, बोथ असर्शन, ये देखिए बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग मैक्सिमम लैंड होल्डिंग्स लिमिट ऑनरशिप। फिक्सिंग मैक्सिमम लैंड होल्डिंग लिमिट्स का मतलब क्या, लैंड सीलिंग है। क्लियरली आपको मतलब बिना ऑप्शन देख के ही हम लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन दिया है लास्ट ईयर में, दैट इज लैंड सीलिंग है। फिर उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस लिबरलाइजेशन। अभी लिबरलाइजेशन कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली डिफाइन कर रहे हैं। पहला दिया है आउटराइट सेल ऑफ पार्ट ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं हो सकता। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यस, अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट जो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है, वो सब रेस्ट्रिक्शन को हटाना ही क्या बोला जाता है, इसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑब्लिक कंट्रीज फॉलो द 5 ईयर प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी 5 ईयर जो स्ट्रक्चर है, ये ऑब्वियसली ये जो कंपैरेटिव डेवलपमेंट जो लास्ट जो चैप्टर है उसमें क्या है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज में ये 5 ईयर प्लानिंग का जो पॉलिसी है वो फॉलो किया गया था। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ये इंडिया भी फॉलो किया था, चाइना भी फॉलो किया, पाकिस्तान भी फॉलो किया, लेकिन यूएसए नहीं किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा इंडिकेटर है दैट मे बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या है, जो डेमोग्राफिक जो पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है कहाँ में, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये क्या, कौन सा इंडिकेटर है, ये ऑब्वियसली लिबर्टी है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होगी तो लिबर्टी हो गया। ये कौन सा इंडिकेटर है, दैट इज लिबर्टी इंडिकेटर, दैट इज ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दिया है, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी व्हिच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर हिज और फैमिली। यस, ये सही है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो एक्टिविटी होता है जिसका थ्रू से लोग अर्निंग करते हैं अपना फैमिली के लिए। फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट क्या दिया है देखते हैं। स्टेटमेंट 2 है, ए वर्कर इज द वन हु कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ GDP बाय रेंडरिंग हिज प्रोडक्टिव सर्विसेज। यस, वर्कर, ये वो वर्कर है जो काम करके इनकम जनरेट करके GDP में कंट्रीब्यूशन देता है। तो दैट मीन्स अगर ये क्या है, ये जो वर्कर है ऑब्वियसली वो काम करेगा, पैसा अर्न होगा, GDP में कंट्रीब्यूशन देगा। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है ये, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू GDP रिमेन वेरी लो। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ब्रिटिश का टाइम में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन GDP में बहुत ही कम रहा। फिर जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इसलिए मालूम है यस बोलने से नहीं होगा, इसका वैलिड क्या है वो
आर्ग्यूमेंट देना होगा ये स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अभी देखते हैं कैसा दिया हुआ है। अंडर ब्रिटिश रूल इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेन अंडर डेवलप्ड। वो तो मालूम है अंडर डेवलप था किसके कारण, ड्यू टू सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। इस सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या था, हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर डेवलप रहा। द ब्रिटिश एम्ड टू मेक इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मेक फॉर ब्रिटिश फिनिश गुड्स। अभी ब्रिटिश का मेन जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था, उसका इकोनॉमिक पॉलिसी ये था कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाए और वो रॉ मटेरियल यूज़ करके जो फिनिश प्रोडक्ट है वो इंडिया में आके सेल करे। तो यही रीजन के कारण ब्रिटिश ने कभी भी हम लोग इंडिया में इंडस्ट्री को डेवलप किया ही नहीं, और जो भी अवेलेबल इंडस्ट्रीज थे ब्रिटिश का टाइम में वो सबको भी क्या करा दिया, बिल्कुल ही डिक्लाइन करा दिया ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। एंड द ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो बहुत फेमस था वर्ल्ड में, वो भी डिक्लाइन हो गया। और उसके बाद क्या था, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, हम लोगों कंट्री में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं था। देन कीपिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी एट मिनिमल, थोड़ा बहुत तो मतलब कंट्रीब्यूशन तो था लेकिन बहुत ही मिनिमल था। तो इसलिए बोला जाता है ब्रिटिश का टाइम में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वो बहुत ही कम रहा। फिर उसका जो नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन क्या दिया है इसमें देखिए, द रियल मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल वाज नॉट to provide basic amenities to the people of India but to subserve various colonial interests। ये स्टेटमेंट है। हाँ, ब्रिटिश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ब्रिटिश ने, लेकिन वो ना कि इंडिया को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ना कि वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को देने के लिए था, लेकिन अपना इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ही ब्रिटिश ने वो सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। ये स्टेटमेंट है। एंड डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कि ये स्टेटमेंट से आप एग्री हो, अगर आप एग्री हो तो वैलिड रीजन देना होगा आपका आंसर का सपोर्ट में। तो इसका आंसर देते हैं यस, ऑब्वियसली हाँ है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ वर डेवलप हुआ था टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनियल रिजिम। कॉलोनियल रिजिम का इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो सब डेवलप किया गया था। रोड्स, रेलवेज वर बिल्ड प्राइमरीली टू मोबिलाइज द आर्मी विद इन इंडिया, ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द काउंट्री साइड। आर्मी को मोबिलाइज करना था और जो कंट्री साइड दूर दराज इलाकों से ये रेलवे का हेल्प से रॉ मटेरियल्स को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना था। एंड इन एडिशन कम्युनिकेशन टूल्स लाइक टेलीफोन एंड टेलीग्राफ वर इंट्रोड्यूस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सबको डेवलप किया गया था। दस द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज। इसलिए ब्रिटिश का रियल मोटिव बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना नहीं था, वेयरएज अपना ही कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। ये भी एक डायग्राम क्वेश्चन है, डायग्राम मीन्स पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इमेज एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन व्हिच मे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। अभी क्लियरली इमेज में दिखाई दे रहा है कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज एजुकेशन। अभी एजुकेशन है, गिवन इमेज में क्या दिखाई दे रहा है, ये एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। अभी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लोग स्किल्ड होंगे, ट्रेंड होंगे, मॉडर्नाइज होंगे, तो जिससे लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे। बेहतर तरीके से काम करेंगे तो हम लोगों का आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, हम लोग का जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अभी देखते हैं कैसा करके दिया हुआ है, देखते हैं। द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिकेटेड इन द गिवन इमेज इज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। ये सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड्स क्या देता है, नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। और ये क्या स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस इन द इकोनॉमी। सिमिलरली द अवेलेबिलिटी ऑफ एन एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट एडेप्टेशन टू न्यू टेक्नोलॉजीज। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो नए टेक्नोलॉजीज को आप एडेप्ट नहीं कर पाएंगे। देन टेक्निकल स्किल एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक बेटर यूज ऑफ गिवन रिसोर्सेज, देयरबाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री में। फिर इसके साथ जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखते हैं, एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एज ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सेम थिंग है। अभी अगर हम लोग एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे ये क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल किससे मतलब एक सोर्स बन जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। देखते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंज इन सोसाइटी, साइंटिफिक इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये इधर घुमा दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 30। IT कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी इन द कंट्री। ये स्टेटमेंट है। एंड जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। की बोला जाता है कि जो IT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कि कहाँ में प्ले कर सकता है, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट या तो फूड सिक्योरिटी अचीव करने के लिए IT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी इसका आंसर कैसा होगा देखते हैं।
Information technology plays a crucial role as it can help the government to predict areas of food insecurity and vulnerability. ठीक है, and using appropriate information and software tools, timely action can be taken to to prevent or reduce the likelihood of an emergency. It helps in disseminating information regarding emerging technologies and their applications, prices, weather and soil conditions for growing different crops, etc. इस तरीके से फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं बी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी रूरल डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है इसका देखते हैं। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स एज द जेस्टेशन period duration between crop sowing and realization of income after production is quite long. Hence, rural credit is required to meet their initial investment needs of seeds, fertilizers, implement, etc. along with other family expenses. ऐसा करके आंसर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या दिया है। इवेलुएट एनी टू फैक्टर्स दैट लेड टू द रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। मतलब क्या क्या फैक्टर है, कोई भी ऐसा दो फैक्टर बोलना है जिससे क्या हो गया कि चाइना में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ये सबसे इधर देखिए आंसर क्या है। द टू फैक्टर that led to economic development in China are, सबसे पहला फैक्टर क्या है, इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। क्योंकि चाइना रिफॉर्म फेज वाइज किया था। सबसे पहले एक स्मॉल ग्रुप को लेके अपना जो रिफॉर्म जो प्रोसेस है जो स्टेप्स है उसको टेस्ट करता था। अगर सक्सेस होता है तो बड़ा एरिया में इसको अप्लाई किया जाता था। तो इसी के चलते क्या हो गया, इसका जो रिफॉर्म जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा चाइना में। इन एग्रीकल्चर कम्यून्स लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स व्हिच वर एलोकेटेड फॉर यूज नॉट ओनरशिप टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग द स्टेबुलेटेड टैक्सेस। ये पहला फैक्टर है। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। फेज वाइज किया गया था। प्राइवेट सेक्टर फार्म्स ओन एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टिव्स वर allowed to produce goods. Subsequently enterprises owned by the government were made to face competition। तो जिससे क्या हो गया, गवर्नमेंट का भी कंपटीशन फेस करना पड़ा। फिर प्राइवेट भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गया, तो इससे क्या हो गया, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ चाइना में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राम वॉज एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 10 days इन ए कंपनी, ही डज नॉट गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ये स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या तो वो एम्प्लॉयमेंट का नाम क्या है वो देखते हैं। राम इज कंसिडर्ड एज कैजुअल वेज लेबरर। कैजुअल होगा ऑब्वियसली। सच लेबरर्स आर casually engaged in other farms or company and in return get remuneration for the work done. Such workers are not entitled to any social security benefits and can be dismissed without any compensation. ये प्रॉब्लम होता है जो ये इनफॉर्मल सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग टैक्स कर। ये क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें टैक्स दिया हुआ है। ये टैक्स को हम लोग स्क्रीनशॉट मार के आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा इसको, ये चीज़ को। फिर अभी नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है देखते हैं। ये टैक्स बेस करके ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा तो ये सब का आंसर कैसा करके दिया जाता है। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये है लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन ए प्रोसेस फॉर इंडिया विद ओनली पॉजिटिव रिजल्ट। क्या ग्लोबलाइजेशन से क्या हमेशा सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट मिला है क्या? लेकिन इसमें स्टेटमेंट दिया है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि हम लोगों का सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही हुआ है। फिर अभी डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ था और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ था। फिर ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन है ये भी आप लोग देख लीजिए पढ़ के, इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग आराम से कर सकते हैं ये सब क्वेश्चन को भी। फिर अभी जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, फार्म सब्सिडीज पुट ए ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट। ये जो डिबेट होता है सब्सिडीज की देना है कि नहीं देना है। अगर देना है तो एक ग्रुप है, दो ग्रुप से डिबेट हुआ था तो उसके बारे में आप लोगों को मालूम है। अभी इसका आंसर देना कैसे है आप लोग देख लीजिए, यहाँ में आंसर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। पॉज कीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग आराम से इसको दे सकते हैं। इसका आंसर कैसा करके देना आप लोगों को पता चल जाएगा। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को बहुत सारा आइडियाज़ मिला होगा ये सीबीएसई का मार्किंग स्कीम देख के। तो इसका अकॉर्डिंग कैसा करके आंसर देना है आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप लोग फाइनल एग्जाम में हम लोग अच्छा मार्क इसको कर पाए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।